मोहल्ले एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज का दिन किसने सोचा था कि इतना गंभीर हो जाएगा। मैं अपने भाई के साथ आज कैलाश पर्वत की तरफ निकलने की सोच रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि कैलाश पर्वत जैसा पहाड़ दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हालांकि उससे तो बड़े बड़े पहाड़ आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन आज तक उस पर्वत के ऊपर कोई भी नहीं चल पाया था। जब मैंने इस बारे में सुना तो मेरे मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या सच में भगवान होते हैं, और अगर होते हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों रहते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये खुजली आज मेरे दिमाग में बवाल मचाने लगी थी और मुझे अपने बाइक के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने का मन करने लगा। वैसे तो कैलाश पर्वत पर पहले भी काफ़ी लोगों ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था। बाद में जब मैंने घर वालों के सामने ये सारी बातें रखी तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे में हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैं चाहता तो उस पर्वत की तरफ निकल भी सकता था, लेकिन मैं घर वालों की बातों को अनसुना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये इरादा कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। रविवार की शाम को जब मैं यही सारे सवाल लेकर एक चौराहे के करीब से निकल रहा था तो मुझे वहाँ पर एक छोटा सा कागज़ का पन्ना पड़ा दिखाई दिया। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि आप अपने पिछले जन्म की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ये सब पढ़ते हैं मेरा दिमाग पूरा घूम गया। उसके बाद मैंने देखा कि उस पेज के ऊपर किसी का कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ था। उस पेज के ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ था, मैंने तुरंत उसके ऊपर फ़ोन मिला दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो एक जाल था जिसमें मैं पूरी तरह से उलझ सकता था, पर जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया तो सामने से एक भारी सी आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि ये कोई बहुत ही बुरा आदमी है। उसके बाद उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं उस चौराहे से करीब 4 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव में रहता हूँ। दोस्तों, उस वक्त मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपने साथ अपने भाई को लेकर जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में यह सवाल उठने लगा था कि मुझे किसी भी तरह से इस चीज़ को जानना था कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है या नहीं। रात को जब उस बूढ़े आदमी ने मुझे उस चौराहे पर बुलाया तो मैं अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। दरअसल मैंने देखा कि जिस रास्ते से उसने हमें बुलाया था वहाँ पर एक बहुत ही कच्ची सड़क थी, जिसके ऊपर कंकड़ पत्थर फैले हुए थे और वहाँ पर काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही थी। मुझे लगा कि शायद ये सुनसान होने की वजह से छोटे मोटे जानवरों की आवाज़ हुई, इसलिए मैं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई आदित्य था। आदित्य की उम्र है जो कोई 20 साल की होगी। मैं आदित्य को पहले ही पूरी बातों के बारे में विस्तार से बता दिया था, इसलिए वो जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और उसके मन में भी ये सवाल जरूर घूम रहा था कि आखिर पुनर्जन्म जैसा कुछ होता भी है या नहीं। अभी हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से हमें ऐसा लगा जैसे कि हवा के झोंके ने हमारा शरीर को छलनी कर दिया हो। एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे कि पूरे शरीर के अंदर उसने हड़कंप मचा दी थी। फिर जब मैंने अपने भाई आदित्य से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे भी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था। यानी कि मैं समझ गया था कि जिस तरह की घटना हमें अभी महसूस हुई थी वो किसी नॉर्मल एक्टिविटी से कम नहीं थी। मगर अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद मुझे रात के अंधेरे में इस तरह की घटना महसूस हो रही है, तो इसके पीछे हमारा अकेलापन होगा। इसलिए फिर से मैंने इस चीज़ को अपना भ्रम मान लिया, और कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे हल्की हल्की रोशनी चमकती नजर आने लगी, और उस रोशनी को देखते ही मैं समझ गया था कि इसी जगह पर उस बाबा ने हमको बुलाया था। जब मैंने बाबा का नंबर उस पोस्ट के ऊपर देखा तो एक बार के लिए तो मैं उलझन में पड़ गया था कि उस जादू टोना
किए जाने वाले चौराहे के ऊपर आखिर किसी ने एक ही पन्ना क्यों फेंका था इसके अलावा भी तो वो और भी ज़्यादा यहाँ पर पन्ने फेंक सकता था। मगर अब इन सभी चीज़ों का जवाब मुझे उसी आदमी के पास जाकर मिलने वाला था जो मुझे अपने पुनर्जन्म की याद दिलाने वाला था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे हमारी नज़र सामने की तरफ बनी हुई एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी तो हमने देखा कि उस झोपड़ी के चारों तरफ मुझे कुछ अजीब सी दिखने वाली चीज़ पड़ी हुई नजर आ रही है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने यहाँ पर इंसानों की खाल बिछा रखी थी। खैर दोस्तों, उसके बाद भी मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हर बार की तरह इनको इग्नोर करके मैं उस झोपड़ी के अंदर चला गया। जैसे मैंने अपना पहला कदम उस झोपड़ी के अंदर रखा तो मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर मुझे 6-7 लोग दिखाई दे रहे थे, मगर उन सभी लोगों ने अपने चेहरे को मास्क से छुपा रखा था, ना जाने क्यों। लेकिन उन सभी को इस तरह से देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर इसके बाद भी मैंने उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी बीच मेरे नज़र वो साधु पर पड़ी जिसने मुझे फ़ोन किया था। उसने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, आओ मेरे सामने आकर बैठ जाओ। दोस्तों, उसकी बात सुनते ही मैं और आदित्य उसके सामने जाकर बैठ गए। उसके बाद हम दोनों ने देखा कि वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अब वो भी धीरे धीरे हमारे आजू बाजू में आकर खड़े हो गए थे। उन सभी का ये रूप देखकर अब मैं समझ गया था कि अब ये सभी हमारे ऊपर कुछ करने वाले हैं। और इतने में ही मेरी नज़र एक कटे हुए मांस के टुकड़े पर पड़ी। फिर जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर इंसानी मांस है तो वो सब देखने मैं समझ गया कि यहाँ पर तो हम एक जाल में फंस गए थे और हम उस जाल में इतनी बुरी तरह फंस गए थे कि यहाँ से निकलना अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अंदर ही अंदर अब मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी और किसी भी वक्त मौत के घाट उतर सकता हूँ, क्योंकि उन सभी के जो चेहरे थे वो अब काफ़ी शैतानी लग रहे थे। उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कभी भी मेरे और मेरे भाई के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तभी उन्होंने हमारे सर पर जोर से दे मारा और हम दोनों को एक पल का भी मौका न मिला कि हम दोनों इधर से उधर देख सके। सर पर वार इतना जोर का हुआ था कि हम दोनों को हिलने तक का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जैसे हम दोनों की आंखें खुली तो हमने देखा कि हम दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और हम दोनों उल्टे लटके हुए थे। नीचे की तरफ गर्मा गर्म तेल था जिसके अंदर हमारा सर जाने वाला था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि अचानक से मेरी आंखों के सामने एक दृश्य मंडराने लगा। दरअसल मैंने देखा कि मैं कुछ अजीब से चित्र उस गर्मा गर्म तेल के अंदर देख पा रहा था। मैंने देखा कि उस समय में एक बेकारी सा था और किसी सड़क पर बैठा हुआ था। इतना सब देखते मेरा दिमाग बुरी तरह से घूम गया और मैं किसी पागल इंसान की तरह हरकतें करने लगा। मैं झटपट आता जा रहा था और उसके बाद एक बार के लिए फिर से मेरी आंखों के सामने काला सा अंधेरा छा गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक बार के लिए सारी चीज़ें भूल गया हूँ और मेरा पूरा का पूरा जिस्म पसीने से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरे चेहरे पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी हो। फिर मैंने देखा कि अब मैं उस तेल के बेहद करीब आ चुका था और तभी जब मैंने अपने आजू बाजू में देखने की कोशिश की तो अब वो 7 लोग वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो बूढ़ा और अजीब सा दिखने वाला आदमी अभी भी मौजूद था जिसने हमें अपने सामने बिठाया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था ये जन्म मरण के इस रहस्य को जानते जानते मैं अपनी जान को जोखिम में डाल दूंगा। फिर मैंने उससे कहा, छोड़ दो मुझसे क्या चाहते हो आप? तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे ऊपर ये तरीका आजमा कर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे मरने के बाद मुझे वो चीज़ हासिल होगी या फिर नहीं, जिसके लिए मैंने इतने सालों से मेहनत की है।
दूसरी तरफ जब मेरी नज़र मेरे भाई पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो भी मेरी तरफ तेल के ऊपर लटका हुआ था, और अगर उस गर्म तेल के अंदर हमारी अंगुली भी चली जाती तो फिर उसकी खाल पूरी तरह से जल जाने वाली थी, और 10 से 12 सेकंड के अंदर ही हम उस तेल के अंदर जलकर राख हो सकते थे। इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना आज हम दोनों की मौत बिल्कुल तय है। इसलिए मैंने अपने आप को छुड़वाने के लिए उस रस्सी को पकड़ना शुरू कर दिया जिसके ऊपर हम लटके हुए थे। अब हमारे दोनों पैरों को बांध दिया गया था। अब ऐसी हालत में मैं अपने आप को छुड़वाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने पूरी ताकत दिखाई और पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को पकड़ लिया। तब तक वह आदमी भी मुझे ऐसा कर देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छाई हुई थी। फिर उसने हर किसी जुबान में कहा, मुझे तो लगा था कि तुम आत्मसमर्पण कर लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तो एक अलग ही ताकत बनी है। फिर इतना कहते वो जोर जोर से हंसने लगा। इसी तरह से मैंने अपने भाई को भी ऐसा करने को कहा, तो उसने भी कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर की मशक्क़त के बाद हम दोनों ने अपने आप को आज़ाद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि उस आदमी ने अभी कोई स्टेप नहीं उठाया था। वो जो का तो ही हमारे सामने खड़ा था और वो कुछ कर भी नहीं रहा था। मुझे लगा कि अब सही मौका है यहाँ से भागने का, इसलिए मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा और हम दोनों वहाँ से सरपट भागने लगे। इस बार हम कहीं भी रुकना नहीं चाहते थे, और कुछ देर की दौड़ के बाद हम तो उस जगह से काफ़ी दूर आ गए। जैसे ही हमने देखा कि अब हम दोनों काफ़ी सेफ है, तब जाकर मुझे चैन की सांस आई, और उसके बाद मैं अपने भाई को भी लेकर सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन घर पर पहुंचने के बाद भी अब सब कुछ इतनी जल्दी तो पहले की तरह नॉर्मल होना काफ़ी मुश्किल था। मैंने इस घटना को घर वालों के साथ शेयर करने की कोशिश की, मगर मैंने सोचा कि इसकी वजह से हमें घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इस घटना को अपने घर वालों के सामने जाहिर करना ठीक नहीं समझा।